नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे देश के सबसे सेंसिटिव मुद्दे एनवायरनमेंट पर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर एएन प्रसाद जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। अच्छा, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो वायनाड में हुआ, केदारनाथ में हुआ, हिमाचल के अंदर जो इन्वायरमेंट से जो क्राइसिस हुए, क्या ये मैन मेड क्राइसिस हैं या फिर इन्वायरमेंट के चलते ऐसा हुआ है? आ, यदि इसको देखा जाए सही तरीके से तो क्लाइमेट चेंज तो एक रीज़न है ही है। बट जो डिवास्टेशंस हुए हैं जिस एक्सटेंट में, उसके लिए तो 100% हम लोग जिम्मेवार हैं। इट कैन बी डेफिनेटली सेड कि ये मैन मेड क्राइसिस है। तो किस तरह से आप मैन मेड इसको मानते हो? आ, देखिए, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो तो पूरे कंट्री में है। लेकिन क्यों पर्टिकुलर वायनाड या हिमाचल में या मंडी केदारनाथ या में? केदारनाथ यहीं हाँ, पे क्यों इम्पैक्ट करता हाँ, है? आप इसके अगर हिस्ट्री में जाएंगे हाँ, तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़, स्पेशली माइनिंग, हुँ, रोड हुँ, कंस्ट्रक्शन, हुँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, हुँ, इसके वजह से हमने इसे एक वल्नरेबल पॉइंट बना दिया हुँ, कि क्लाइमेट चेंज के वजह से क्या होते हैं। हुँ, एक्सेस रेन होते हैं, हुँ, सडन रेन होते हैं और हुँ, इतने क्वांटिटी में होते हैं कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और इसके वजह से ये यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं। हुँ। जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ नहीं है वहाँ पे आप देखेंगे इम्पैक्ट कम है। तो लेकिन पिछले कुछ अभी सालों में 4-5-6 सालों से ज़्यादा कुछ होने लगा है, जैसे कि अभी लास्ट ईयर भी ये जो जोशीमठ है, लोगों ने कहा कि ये बह जाएगा। आपके साथ भी मैंने एक इंटरव्यू किया था जिसमें आपने कहा था कि अगर अभी से इसकी रक्षा नहीं की तो जल्द ऐसा टाइम आएगा कि उत्तराखंड ही यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। खाली उत्तराखंड में ही नहीं, हुँ, केरल में भी ये 5-6 साल से लगातार हो रहे हैं हुँ, इस तरह के लैंडस्लाइड्स। हुँ, और ये पहले से फोरकास्टेड भी हैं, हुँ, ऐसा नहीं है कि ये सडन हो रहे हैं। हुँ, अगर आप उत्तराखंड में जो हो रहा है, हुँ, ये सडन रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इतने बढ़ गए, हुँ। वो एक डेफिनेट बट इसके लिए फैक्टर भी है। सरकार जिम्मेवार है। आप खुद 10 साल आपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में आईजी-डीजी काम किया है, तो आपके टाइम में भी इस तरह से परमिशन अप्रूवल्स होते थे जो आज हो रहे हैं? परमिशन अप्रूवल के प्रोसीडियर तो अभी भी वही हैं हुँ, जो पहले थे। हुँ, पहले थोड़ा सा एक डिफरेंस था। हुँ, लॉज जो हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होते थे। हुँ, पिछले 8-10 सालों में हुँ, एनवायरनमेंट एक्ट हो चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो, हुँ, उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स करके उसे थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया गया। तो डेफिनेटली, और सेकेंडली जिस तरह से स्क्रूटनी होनी चाहिए हुँ, एक्सपर्ट्स कमेटी के द्वारा, हुँ। उसमें कहीं पे थोड़ी सी अब वो ढीलापन है। ढीलापन है, हुँ, प्रेशर है हुँ, कि इसे क्लियर करना है, इसे अप्रूव करना है, इसे अप्रूव नहीं करना है। हुँ। तो हमारे प्रेशर करने वाली सिर्फ सरकार ही होती है, जैसे चारों धाम प्रोजेक्ट है या उत्तराखंड के लिए स्पेशली देवी धाम के नाम से जो प्रोजेक्ट है, रोडों को वाइड किया जा रहा है 10 फीट से 20 फीट, 30 फीट, 4 फीट, 4-4 लाइन के रोड हाई उस पे पहाड़ के ऊपर बना दिए, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है उसमें। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। हाँ, यदि आप इस कंट्रोवर्सी में को देखेंगे हुँ, तो उत्तराखंड में जो रोड्स हैं, पहले वो चार धाम प्रोजेक्ट के नाम से हुँ, वाइडनिंग स्टार्ट हुई। हुँ, उसके बाद जब इस पे काफ़ी एनवायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इश्यूज रेज किया, सुप्रीम हुँ, कोर्ट में मामला गया, हुँ, एक्सपर्ट कमेटी बना, हुँ। उन्होंने भी पहले मना कर दिया कि सुप्रीम अच्छा। कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, इतनी वाइडनिंग की से एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज होगा। हुँ, लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा कि ये बॉर्डर रोड्स हैं, हाँ, ये नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न है। हुँ, तो जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हुँ, थोड़ा सा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी हुँ, फ्लेक्सिबल हो गया, हुँ, उन्होंने परमिशन दे दी। हुँ, और जो मैंने कहा कि एनवायरनमेंट एक्ट को बाईपास करने के लिए इन्होंने छोटे छोटे पैकेज बना दिए ताकि हुँ। उसका इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हो। नहीं हो। हाँ। तो और
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में इन्होंने कह दिया कि नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन में क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब जो रीजंस हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट डेफिनेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम नहीं कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, बट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते तो हैं। सरकार इस तरह कैसे इग्नोर कर सकती कि आपको याद हो कि केदारनाथ में 6 या 7 साल पहले भी इस तरह का हादसा हुआ, अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही फिर दोबारा से हुआ, और आज भी वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स एनएचआई के चलते हैं, वहाँ के वहाँ सारे के सारे अभी भी लैंडस्लाइड होती है, उसके बाद फिर से दोबारा रोड बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, तो किस तरह से अब सरकार उसको या मतलब इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट उसको रोके? नहीं, बिल्कुल आपने जो मुद्दा उठाया है, बहुत ही रिलेवेंट है। आप इसे ऐसे देखिए, रोड्स तो आप बना रहे हैं, लेकिन ये रोड्स हर साल वॉश आउट हो जाएं। आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहाँ पे कर रहे हैं, वो हर 2-3 साल में वॉश आउट वाश हो आउट जाए। हो जाए। तो ये बहुत ही सस्टेनेबल नहीं है। नहीं है। ये हमें रियलाइज़ करना होगा कि बहुत सस्टेनेबल नहीं है इस तरह के एक्टिविटीज़। और खाली रोड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी नहीं है। अब आप टूरिज़्म, आप देखिए रिसॉर्ट्स जो 30 डिग्री स्लोप्स हैं, उस पे बिल्डिंग्स बनाना, रिसॉर्ट्स बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस तरह के हैपनिंग्स होने के। अच्छा, पहाड़ी में भी कोई फ़र्क होता है? जैसे कि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, हिमाचल के जो पहाड़ हैं, वायनाड के जो है, या राजस्थान के जो पहाड़ हैं, इनमें कोई फ़र्क है? जैसे कि कहा जाता है कि मिट्टी के पहाड़ है वो ढह जाते नहीं, हैं फिर हर से हर पानी पहाड़ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ही डिफरेंट है। है। हाँ। हिमालय तो बहुत ही रिसेंट, वन ऑफ तो द क्या ये रिसेंट। हिमाचल वाले या उत्तराखंड वाले सफिशिएंट है इन चीज़ों के लिए कि वहाँ हाइड्रोकल प्रोजेक्ट किए जाएँ या रोड को चौड़ा किया जाए वहाँ? नहीं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डेफिनेटली है, लेकिन आप, एक तो है कैसे आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, प्लान करना बहुत एक अलग चीज़ है, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करना। आप कितने कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरह डेब्रिज डिस्पोजल कर रहे हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोड्स के केस में हमने पर्सनली देखा कि आप रोड बनाते हैं, डेब्रिज को डाउन द स्लोप्स आप फेंक देते हैं, तो वो पूरा वेजिटेशन को बर्बाद कर देता है डाउन बिलो। विद द रिजल्ट आपके फ्यूचर ट्रीज ग्रोथ सब बंद हो सब बंद जाते हो हैं। जाते हैं। तो ये बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है हिमालय, लेटेस्ट चूँकि माउंटेन रेंज है। उस हिसाब से हमारा केरला का वेस्टर्न घाट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ओके। लेकिन वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ वेस्टर्न घाट के लिए, अगर आपको ध्यान होगा तो एक कमेटी भी, दो कमेटी बनी। पहले माधव गाडगिल माधव कमेटी गाडगिल, ने हाँ। रिपोर्ट दिया, उसने सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के लिए करीब करीब उन्होंने कहा कि सर्टेन एरियाज़ को नो माइनिंग, नो माइनिंग जोन सर्टेन बना एरियाज़ में इन कंडीशन के साथ आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, तो कर बहुत ही सकते हैं, हाँ। रैशनल एक रिकमेंडेशन था। और ये 11-12 में हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने उस कमेटी रिपोर्ट को बंद कर दबा दिया। के रख दिया। फिर कस्तूरी रंगन कमेटी बना, उन्होंने भी थोड़ा सा चेंजेस करके, थोड़ा एरिया रिड्यूस करके कुछ रिकमेंडेशंस दी। बट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, सब राज्य सरकार भी इसके अगेंस्ट थे कि इससे हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट होगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं लेता है? जैसे एनजीटी है, अब दिल्ली हरियाणा आसपास के एरिया में जैसे ही थोड़ा पोल्यूशन बढ़ता है तो अपने नई नई पॉलिसी उतार देते हैं कि ये बंद है, 10 साल पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, जबकि वो सेंसिटिव इलाके हैं। तो सरकार या सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी या फिर इन्वायरमेंट जो आपका मिनिस्ट्री है, वो इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं होता? सरकार को बताती कि उनकी संज्ञान में क्यों नहीं लाते कि इतने लाखों लोगों की जान जाती है या खतरे में है? पूरा का पूरा हिमाचल पहाड़ी पे बसा है, उत्तराखंड पहाड़ी पे बसा है। नहीं, ये अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सो मोचो बहुत से इश्यूज़ में उन्होंने ऑर्डर पास किया। इनफैक्ट जो हमारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ हैं, उनके अराउंड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही इनिशिएटिव था। लेकिन
जहाँ तक है इतने बड़े वेस्टर्न घाट एरिया में और या नॉर्थ ईस्ट में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट बट की। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट तो एक है नहीं जो सरकार को संज्ञान में लाए कि ये एक्टिविटी ठीक नहीं है, इन चीज़ों को रोकना नहीं, चाहिए। तो ये आप अगर देखें तो माधव गाडगिल कमेटी भी हाँ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने हाँ ही बनाया। हाँ उसके बाद उन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट लाया था हाँ 10-11 में ही कि हम सर्टेन फॉरेस्ट को नो गो डिक्लेयर कर दें जहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं हो। नहीं होगी। और फैक्ट है कि ये तो उसको अच्छा क्या बोलते हैं पर्टिकुलर, नो डेवलपमेंट जोन नहीं, या नो गो एरिया। नो गो एरिया? हाँ, हालांकि नो गो एरिया पे हमें, मैं उस समय मिनिस्ट्री में था, इस इशू में इन्वॉल्व भी था। नो गो पे हमें भी थोड़ा सा रिजर्वेशन है, क्योंकि वंस आप नो गो कह देते हैं तो फिर वहाँ आप कुछ नहीं कर कुछ सकते नहीं कर हैं। सकते, कोई डेवलपमेंट तो नहीं। रादर देन नो गो हमने कहा था इसको रेस्ट्रिक्टेड जोन आप बनाइए, और बहुत लिमिटेड, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में यहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो पब्लिक लोकल पब्लिक के लिए हों, या बहुत बहुत ही अनअवॉइडेबल नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट हों, वैसे एरिया प्रोजेक्ट के अलावा वहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ को बंद करना चाहिए। तो क्या डिपार्टमेंट जैसे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में आपसे, आप जैसे बहुत काबिल ऑफिसर आज भी होंगे, तो वो सरकार को डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते इस बारे में? आपके टाइम में भी आप पे प्रेशर आता होगा, सरकार नहीं, जब भी बदलती है तो अपनी वोटिंग के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आती है, स्टेट प्रोजेक्ट भी आते हैं उसके अंदर। तो आज भी ऐसे ऑफिसर डिपार्टमेंट में है, वो क्यों नहीं कहते सरकार को? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं कहते हैं लोग, अफसर कहते हैं, लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट चेंज करती है, मिनिस्टर चेंज करते हैं, तो प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती है। उसके अलावा ऑफिसर भी चेंज होते हैं, तो हर ऑफिसर्स का भी ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग अलग होता है। तो क्या ड्यूरिंग योर सर्विस आप पे कभी प्रेशर आया इस तरह के किसी प्रोजेक्ट का जो आपने रोका हो कि नहीं, मैं नहीं होने दूंगा? नहीं, हमने मिनिस्ट्री में ये क्लियरेंसेस का बहुत सेंसिटिव इशू 5 साल 96 से 2001 तक हैंडल किया, बट कभी हमारे मिनिस्टर ने नहीं कहा कि इसे करना है, इसे नहीं करना है। ये डिस्क्रिशन, और नॉर्मली हम लोग, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंड करती थी, 99.9% उसमें अप्रूवल मिनिस्टर एग्री करते थे। तो बट आज वैसे सिचुएशन जैसा हमें सुनना, हम नहीं कह सकते हैं एग्जैक्टली बिकॉज हम अब मिनिस्ट्री में नहीं हैं, बट ऐसा सिचुएशन शायद अब नहीं है। नहीं है। हाँ। अच्छा, आपका इस पे क्या कहना है कि इन्वायरमेंट के लिए क्या वहाँ के लोकल लोग भी जिम्मेदार हैं? क्योंकि आज का तो पता नहीं, पहले टाइम में कंसर्न पंचायत देती थी, है ना? और क्या इनके सॉल्यूशन है? क्या हमसे दोबारा से इनको उसी तरह जैसे कि 10 साल 15 साल पहले थे उस इन्वायरमेंट को वैसे कि वैसे ला सकते हैं? आ, ऐसा है कि हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि लोकल पब्लिक जो हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, चाहे वो केरला के हों, चाहे हिमाचल के हों, उत्तराखंड के हैं, वो उनको ज़्यादा हमारे इसकी समझ है। वो इस तरह के एक्टिविटीज़ आप अगर पुराने समय में देखें, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले हम लोग भी घूमते थे, उस समय कभी भी स्लोप्स पे आप घर वगैरह बनते नहीं देखेंगे। वो हमेशा पहाड़ के ऐसे जगह पे घर बनाते थे जहाँ पे स्टेबल होता हो, और लोकल पीपल कभी इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पर फिर पंचायत कैसे? ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ जब से ये स्प्रेड हो गई, रिसोर्ट बिजनेस, होटल बिजनेस, ये डेफिनेटली इम्पैक्ट किया है। हाँ, एनवायरनमेंट एक्ट में एक पब्लिक हियरिंग, फॉरेस्ट में भी एक्ट में भी प्रोविज़न है पब्लिक हियरिंग की, पब्लिक कंसेंट की। लेकिन अगर आप उसे इस एक्ट से ही एग्जेम्प्ट कर देंगे तो वो हियरिंग भी नहीं अच्छा, होगी। ये कंसेंट एक्ट से निकाल दिया नहीं, गया है? अगर आप कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उन पे लागू नहीं होता। या उसको आप छोटे छोटे पैकेज में डिवाइड कर देंगे, क्यों करते हैं आप? ताकि हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हो, एनवायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं पड़े, और उसी के तहत ये पब्लिक हियरिंग होती है।
लेकिन उसके बावजूद देर बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं केरल में भी, हिमाचल में भी, जहाँ पे लोकल पब्लिक अपोज करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट को, और जिसके वजह से बहुत से प्रोजेक्ट को सेल्फ भी करना पड़ा। अभी आप जैसे जितने भी टर्मिनल बनाते हैं, अभी बांगचू भी बैठे हुए हैं, इसके अलावा केरला में भी लोग ऑब्जेक्शन हाँ, उठा रहे हैं। अब अभी आप लद्दाख की बात करें तो महीनों भर वहाँ पे इसके लिए प्रोटेस्ट होता रहा, अभी भी चल रहा है। धरना पे हाँ। बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, हाँ। बिकॉज दे रियलाइज कि इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से उनका नुकसान होता है। तो इस तरह के ऑपोजिशन का हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया में। उनका तो मीडिया में नहीं आता, बेचारों ने कई महीनों से भूख हड़ताल की अब उन्होंने। अच्छा, आर्मी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब के लिए टेंट बनाए उनके। एक प्रॉब्लम नई हो गई है ना, अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट को अपोज करते हैं तो आपको एंटी नेशनल, एंटी डेवलपमेंटल कहा जाता है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट को, आप नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट को अपोज करते हैं। और आप देखेंगे कि इस तरह के एनजीओ जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनकी फंडिंग को रोक दी जाती है, उनके ऊपर इंक्वायरी होने लगती है। तो और मीडिया तो आजकल वही चीज़ दिखलाती है जो सरकार चाहती है। तो गोदी मीडिया हमें बट ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू तो लगा ही नहीं, आप घर में खुद से ही खतरे में लोगों को, अपने लोगों को डाल रहे हैं। बाहर से तो लोग बाद में आएगा, पहले जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट से जो लोगों को नुकसान होता है उसी से लोग नहीं, मारे जाएंगे। ये प्रॉब्लम तो ये समझना होगा ना, क्योंकि ऐसा नहीं आपने कहा ये रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ। ये डैमेज ऑलमोस्ट इरिवर्सेबल है। ओके। एक बार इन पहाड़ों से वेजिटेशन, ट्री और फौना, फ्लोरा, ये सब खत्म हो ग्रेनाइट जाते माइनिंग हैं। वाइनिंग और ये सब भी। तो फिर इसे आने में हज़ारों साल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कल हो के पेड़ लगा देंगे और वो ग्रो कर जाएगा। इसको ग्रो करने में, डेवलप करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। काटना और बर्बाद करना तो मैटर हाँ, ऑफ टाइम, मंथ्स है। हाँ। तो इसको बहुत आसानी से आप रिवर्स नहीं कर सकते तो हैं। नहीं, ये हाई टाइम है, दिस इज़ अ अलार्म बेल। अगर अभी भी सरकार नहीं जागी और इस तरह के एक्टिविटीज़ को नहीं कंट्रोल करती है इन पहाड़ों पे, वो केरला का वेस्टर्न घाट है, तो फिर हम लोग बहुत बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इस तरह की घटनाएं फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जाएंगी, डैमेजेस, डिवास्टेशन बढ़ता ही जाएगा, और लॉसेस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग। पॉइंट ये है कि आप हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक टैक्स मनी इन दोज प्रोजेक्ट्स, और वो एक दिन में वॉश हो जाए। ऐसे डेवलपमेंट तो इसको कभी और लाखों लोगों की जान को खतरा है, बेघर होने का डर है। आप जोशीमठ में देखें, वहाँ पे की घटना के बाद सारे लोग अगेंस्ट थे वहाँ पे। मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि वो सही थे, लेकिन जहाँ हर आदमी आपके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हैं, वहाँ क्यों ऐसी चीज़? ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत है इंडिया को, नो डाउट, हम पावर डेफिसिट हैं, बट आप को एक बैलेंस अप्रोच तो लेना होगा ना, सस्टेनेबल है या नहीं है प्रोजेक्ट। और कम से कम जो चीज़ आप रोक सकते हैं, स्लोप्स पे बिल्डिंग बनना, रिसॉर्ट्स बनना, माइनिंग। वेस्टर्न घाट में ग्रेनाइट के माइंस 7,000 केरला में ग्रेनाइट माइंस हैं। 7,000 केरला में? यस, यस, ओके। इन दोज एरिया जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और ग्रेनाइट की आप कोई ऐसी एसेंशियल चीज़ नहीं है जिसके लिए आप वेस्टर्न घाट ऐसे पहाड़ को ग्रेनाइट तो आजकल आर्टिफिशियल भी जो कंपनी, वो चाइनीज कंपनियां बहुत ला बर्बाद रही है, करें। बहुत अच्छा है और सस्ता भी रहता है, अच्छा भी है। तो क्यों नेचुरल चीज़ों को अपने घर के सौंदर्यकरण के लिए उनको छेड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल छेड़ते हैं। राजस्थान से आप ठीक है बिल्डिंग मटेरियल्स निकालते हैं, वो बहुत फ्रेजाइल एरिया नहीं है, इको सेंसिटिव एरिया नहीं है, वहाँ माइनिंग करते हैं। हम नहीं कह रहे हैं पूरे कंट्री में आप माइनिंग बंद कर दीजिए, माइनिंग इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, आपको हर मिनरल्स की आवश्यकता है। बट हिमाचल में क्या हुआ? लाइम स्टोन माइनिंग। लाइम स्टोन एक ऐसा मिनरल है जो कि पूरे इंडिया में, कंट्री में अवेलेबल है। तो फिर जरूरी तो थोड़ी है वहाँ पहाड़ों जाना? पे क्यों? क्यों? पहाड़ों पे क्यों? मसूरी में आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक, हाँ। हम जब सर्विस ज्वाइन किए 79 में, तो पूरा मसूरी हिल पे लाइमस्टोन माइनिंग होता था।
अच्छा। और हम लोग जब पार्लियामेंट अटैचमेंट की ट्रेनिंग में आए मसूरी से, पार्लियामेंट में बैठे थे, उस समय मिसेज इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। वो सडनली देखी हम लोग गैलरी में बैठे हुए थे, विजिटर्स गैलरी में, तो चूँकि यूनिफॉर्म में थे सब अपने कॉलेज के, तो उन्होंने पूछा, पता किया कौन लोग हैं, और फिर सडनली हम लोगों को एक टी अरेंज किया गया पार्लियामेंट हॉल में, और मिसेस गांधी हम लोग से इंटरेक्ट की। मेरे छोटे छोटे ग्रुप में हम लोग थे, हमारे ग्रुप में आके उन्होंने पहला क्वेश्चन ये किया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट माइनिंग इन मसूरी, और मेरा स्पॉन्टेनियस रिस्पांस था कि मैम इट मस्ट बी स्टॉप्ड। वाई? हमने कहा कि ये लाइमस्टोन माइन ऐसा कोई इम्पोर्टेंट मिनरल नहीं है, इसे कहीं भी किया जा सकता है, बट इसे नहीं बंद करने पे पूरी मसूरी, पूरी हिल बर्बाद हो जाएगी। हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। 3-4 महीने के अंदर हम लोग जब मसूरी देहरादून ट्रेनिंग में ही थे, तब तक ऑर्डर हो गया, वो सारी माइनिंग बंद हो गई। और आज देखिए वो सारे पहाड़ एकदम ग्रीन, लस ग्रीन है। उसके बावजूद आज वहाँ एसी की ज़रूरत पड़ती है। ये क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज है, लेकिन ये वहाँ नेचुरल है। लेकिन वहाँ डिवास्टेशन नहीं हो रहा है, लैंडस्लाइड लैंडस्केलिंग ठीक है, थोड़ी बहुत होती है, नेचुरल है जो, लेकिन जिस तरीके का केरल में हुआ, जिस तरह हिमाचल केदारनाथ में उत्तराखंड में हुआ, वो आप जोशीमठ हुआ, मसूरी और देहरादून में नहीं देखेंगे। देखते। फ्लडिंग होती है, वाटर लॉगिंग होती है, ये सब फेनोमेनन है उसमें क्लाइमेट चेंज का। लेकिन जो डैमेज, डिवास्टेशन है, जो हम खुद कर रहे हैं, जो 100% उसके लिए अटल सुरंग और हम सुरंगें जो बना के हम हैं। आप पहाड़ में कर दीजिए, टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब नहीं कि हर पहाड़ को हम ड्रिल करके टनल बना ही दें। वो भी हिमालय ऐसा फ्रेजाइल माउंटेन्स में जो रोड्स 60 फीट 70 फीट, अगर आप पूरे वर्ल्ड में चले जाएं, हम यूरोप में भी गए, इंग्लैंड में भी गए, यूएसए में भी गए, जो हिल एरियाज़ है वहाँ पे अभी भी सिंगल लेन रोड है, वो भी 6 लेनिंग नहीं करते हैं, एंड दे मेंटेन ए वेरी गुड रोड सिंगल लेन का। और हमारे पहाड़ों पे भी हमने ट्रेनिंग में 79-80 में सारे पहाड़ घूमे हम लोग, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, केरला। रोड पतले होते थे, आराम से पहले पुराने टाइम से लोग आते जाते हर हैं। कोई को आप लाख टूरिस्ट भेज दें केदारनाथ, और वो टूरिस्ट भी सिर्फ केदारनाथ सिर्फ वो दर्शन के लिए नहीं आते, तो वहाँ पे रील बनाने जाते हैं, आधे लोग फेसबुक के लिए जाते हैं, फन के लिए जा रहे हैं। रिलीजियस पर्पज से जाने वाले अभी कम हो गए हैं, पहले 100% रिलीजियस पर्पज से पैदल जाते थे। आज लोग पिकनिक मनाने, फन के लिए जाते हैं। तो इस तरह की एक्सेसिबिलिटी हमारे ख्याल से अनवांटेड है। एक तो देखो, क्लाइमेट चेंज वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट करता है, लेकिन एक माइक्रो क्लाइमेट भी चीज़ होती है, और माइक्रो क्लाइमेट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे बहुत ऐसे शहर हैं, रांची है, पूना है, बेंगलोर है, ये शहर बहुत ग्रीन शहर हुआ करते थे, बहुत वाटर बॉडीज़ थे इन शहरों में। उसका नतीजा क्या था, यहाँ का टेम्परेचर डे में जैसे बढ़ा, शाम में बारिश होती थी। अच्छा। तो ये माइक्रो क्लाइमेट का इफ़ेक्ट है। तो अगर आपके बड़े एरिया में नहीं, छोटे एरिया में, जैसे अरावली यहाँ पे है, अगर अरावली बहुत मेंटेन्ड होगा तो दिल्ली का क्लाइमेट में फ़र्क पड़ेगा। आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया में जाएं तो 2-4 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप पाएंगे, 100%। आप ठंडा हो जाता है जैसे जैसे आप एंटर करेंगे। पटना शहर में हमारा एक जू है जो कि बहुत बड़े एरिया में बहुत ग्रीन है। आप जैसे उसके अराउंड जाएंगे, यू फील द डिफरेंस इन टेम्परेचर, 3-4 टेम्परेचर। तो 3-4 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत मायने रखता है। और आज जो क्लाइमेट इम्पैक्ट हुआ है, जो रेनफॉल इम्पैक्ट हुआ है, टेम्परेचर इम्पैक्ट हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है। प्रेसिपिटेशन हमारे तीनों तरफ सी है,
उसके टेम्परेचर बढ़ने से उसके इवेपोरेशन में, उसके प्रेसिपिटेशन वही जो बन के आते हैं, तो सडन हीटिंग से आपका प्रेसिपिटेशन बढ़ता है। हाँ। तो फॉरेस्ट का रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ये माइक्रो क्लाइमेट के वजह से भी वहाँ हेवी रेनफॉल्स हो रहे हैं। हाँ। अगर वेजिटेशन नहीं है, काफ़ी वेजिटेशन लॉस हुए हैं इन एरियाज़ में, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी लोकसभा में हमने एनवायरनमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ा, सुना कि नहीं उत्तराखंड में कोई एज पर रिपोर्ट ऑफ FSI फॉरेस्ट एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रिडक्शन तरह की नहीं हुई नहीं है। लेकिन डिफ़िकल्ट है मानना इसे। हमारे कंट्री 325 मिलियन हेक्टेयर का कंट्री है। हमारे फॉरेस्ट करीब 75 मिलियन हेक्टेयर हैं। उसमें 35 मिलियन हेक्टेयर ऐसे फॉरेस्ट हैं जो सब कैचमेंट एरिया हैं, वहीं से सारे रिवर्स ऑरिजिन करते हैं। 300 रिवर्स इंडिया में। अच्छा। केरला के वेस्टर्न घाट से करीब 56 रिवर ऑरिजिनेट करते हैं। अगर वहाँ के फॉरेस्ट को आप नहीं बचाएंगे, उसके कैचमेंट एरिया को नहीं बचाएंगे, हिमालय सारे रिवर हमारे वहीं से ऑरिजिनेट करते हैं, अगर वो फॉरेस्ट बर्बाद हो गए तो फिर बचेगा ही क्या? फिर आपका तो फ्लड प्लेन्स में भी होगा। अभी तो पहाड़ में हो रहा है, प्लेन्स में भी होते ही हैं। वो और मैसिव होंगे। उसके बाद तो प्लेन्स में सिटी सब बहने लगेंगे। ये सिचुएशन होगी। अच्छा, चलते चलते आखिरी टिप्स मैं आपसे ले रहा हूँ कि हम क्या एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं। एक आम आदमी किस तरह के पौधे लगाए और क्या आप टिप्स देते हैं उनके लिए? नहीं, अभी हमने आपको कहा माइक्रो क्लाइमेट की बात, उसी तरह हर इंडिविजुअल बहुत इम्पोर्टेंट है। हर इंडिविजुअल कुछ न कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है एनवायरनमेंट को बचाने में। एक सिंपल आप अगर आपके घर में जगह है, आप पेड़ लगाइए, जितना लगा सकते हैं। नहीं है, छोटे से घर हैं तो आप पॉट में ही लगाएं। लेकिन हर प्लांट का एक वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ तो वो कंट्रीब्यूट करता ही है। एक तो ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आप थोड़े बहुत भी सेंसिटिव हैं तो अननेसेसरी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोकें। हाँ। और तीसरा आप कर सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन। सबसे बड़ा इंडिया में या वर्ल्ड में क्राइसिस वाटर को लेके होने वाला है। वाटर को बर्बाद नहीं होना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन अगर आप थोड़ा भी कंट्रीब्यूट, रोज़ 5 लीटर भी पानी बचा लें, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और लास्टली, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ गार्बेज। आप अपने गार्बेज को, कूड़े को अगर ठीक से डिस्पोजल करें, इट विल बी अ बिग कंट्रीब्यूशन। आज के एपिसोड में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत कुछ सभी को सीखने को मिला, जानने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। आपने मौका दिया, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द पॉडकास्ट के नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।